आज हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ठीक है, पिछला हम लोगों ने पढ़ लिया, वो मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ा दूंगी। ठीक है, अभी आगे से चलते हैं। इसमें बोला गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम पार्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और रोबिन आप पढ़ो इसकी लैंग्वेज। Except as otherwise herein after provided in this section, the court shall not direct the specific performance of a part of a contract. इसका सब part 2 है, where a party to a contract is unable to perform the whole of the part of it, but the part must be left unperformed be only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money. The court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency. हाँ बस इतना ही पढ़ो। इसका थर्ड है, इसमें बोला गया है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला गया वैसे तो कोर्ट जो है वो पार्टली परफॉर्म करने के लिए जो है नहीं बोलती है, वो बोलती करना है तो पूरा ही करो, नहीं तो पूरा नहीं करना है तो फिर करो ही मत। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे जो है पार्टली जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed by only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money, the court may at suit of either party direct the specific performance of so much of the part as can be performed and award compensation in money for the deficiency. इसमें बोला गया कि कोई ऐसा मतलब पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसा पार्ट है जो छोटा सा है, पर छोटा सा पार्ट है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 100% है तो उसमें से हम 75% को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन 25% जो है उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और उस 25% जो पोर्शन है उसको हम जो मनी के साथ जो है कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टली जो है करने के लिए परमिशन दे देती है। ठीक है, आगे समझ? जी मैम, आ गया समझ। ठीक है। नेक्स्ट है, वियर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड forms a considerable part of the whole, though admitting of the compensation in money, or does not admit of a compensation in money, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, but the court may at the suit of other party direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform if the other party। अब इसमें बोला गया है थर्ड वाले क्लोज में कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम जो है पार्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका ए पोर्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा पार्ट है जो कंसीडरेबल पार्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जिसको चाहे हम कंपनसेशन देकर भी कंपनसेट करके भी उसको मतलब उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन ये है कि वो कंसीडरेबल पार्ट है तो उस वजह से उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है पार्टली। समझ गए? नहीं मैम, दोबारा बताना। इसमें ये बोला गया ना, जैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हम जो है कंसीडरेबल पार्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उस पार्ट को परफॉर्म कर अगर हम उस पार्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसको जो है कंपनसेशन से भी मतलब उसकी बजाय अगर हमें कोई कंपनसेशन दे देता है कि आप इसको परफॉर्म ना करो, इसके बदले कंपनसेशन ले लो, लेकिन अगर हम उसका कंपनसेशन ले भी लेते हैं लेकिन वो जो पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना बाकी का कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता।
तो उस कंसीडरेबल पार्ट को परफॉर्म नहीं अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके बिना अदर पार्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए जो है ऐसी सिचुएशन में फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है ना तो उसको अगर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाती है। समझ गए? इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, चाहे उससे हम उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर हम कंसीडरेबल पार्ट को ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उन केसेस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है पार्टली कॉन्ट्रैक्ट की नहीं करवा पाएंगे। समझे? नहीं समझ आया तो भी बोल दो। इस लैंग्वेज पढ़ो ना थर्ड वाले की। आ गया ना समझ? तो इसमें यही है कि अगर हम लोग कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कोई एक ऐसा पोर्शन है जो कंसीडरेबल है, उसको परफॉर्म किए बिना जो अदर पार्ट को परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है ना, चाहे उसके लिए हमें कोई कंपनसेशन भी मिल रहा है, मनी से उसको कंपनसेट किया जा रहा है, लेकिन अगर उस पार्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो उसके बिना जो है अदर पार्ट को परफॉर्म भी नहीं किया जा सकता, तो उन केसेस में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ठीक है? नेक्स्ट है इसमें, इन अ केस falling under clause A pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, as a case falling under clause B pays or had paid the consideration for the whole of the contract without any abatement, and in case languish all claims to the performance of remaining part of the contract and all rights to the compensation either for deficiency or for the loss or damage sustained by him though the default of the defendant। और उसके अगला है, वेयर अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड और टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not be specifically performed, the court may direct specific performance of the former contract। अभी में बोला गया है कि अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं उस चीज़ को, उस मतलब सेपरेट करके जो है उसको जो है परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि कोई बंदा आपको ये बोल देता है कि तुम मुझे फॉर एग्जांपल तुमने मुझे बोला कि मुझे मैडम 1 किलो चावल दे देना और चावलों के साथ 1 किलो मुझे भांग दे देना। ठीक है? अब जो भांग वाला जो है वो सेपरेट है और जो चावल है वो सेपरेट है, एक लीगल थिंग है और एक इलीगल थिंग है ना? तो अब लीगल वाले को तो हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इलीगल वाले को भी परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना यार, तुम रिस्पॉन्स भी दो भाई। हाँ जी मैडम। नहीं कर सकते ना। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम सेपरेट करके परफॉर्म कर सकते हैं तो उन केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरे को चावल दे देना है ना, तो अब चावल तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें ओपीएम वगैरह थोड़ी दे सकती हूँ, वो तो इलीगल चीज़ है ना? तो एक पार्ट को तो हम परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन सेकेंड पार्ट जो है वो इमोरल है और इलीगल है, तो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उन केसेस में भी जो है पार्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पार्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट इफ अ पोर्शन of a matter existing at a date of a contract has ceased to exist at the time of its performance। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा पार्ट जो है हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से ये नहीं है कि हम पोर्शन वाला जो पार्ट है उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है उस डेट पे। ठीक है?
अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जैसे कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जैसे कि तुमने मुझे बोला कि आप ना मेरे ना थिएटर में सिंगिंग करोगे, ठीक है, एक 2-3 नाइट्स के लिए आपने सिंगिंग करनी है। लेकिन क्या बोलते, एक दिन तो मैंने सिंगिंग कर दी लेकिन सेकंड डे पे मेरा गला ही नहीं चला, है ना, तो फिर तो सब्जेक्ट मैटर वो हो गया ना, क्योंकि वो तो मेरे पर्सनल स्किल पे, कोई और तो कर नहीं पाएगा। ठीक है जी मैम। तो इसमें अगर सब्जेक्ट मैटर ही सीज हो जाता है उस टाइम पे तो फिर तो उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो उसको परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13। वही तुम लोगों को समझ आ गया, हिमानी, प्रियंका? आगे समझ आ गया। चलो आप 13 का पढ़ो जरा। रोबिन आप पढ़ो। Rights of purchase against person with no title or imperfect title. इसका फर्स्ट क्लोज है, बेर पर्सन कंट्रैक्ट टू सेल और सर्टेन immovable property have no title or only an imperfect title. The purchaser or lessee subject to the other provision of this chapter has the following rights, namely. Clause A, if the vendor or lessor has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make contract of such interest. हाँ रुको, यहीं पे रुक जाओ, रुको यहाँ तक समझा देती हूँ। इसमें बोला गया अगर कोई ऐसा परचेजर है, जैसे कोई किसी बंदे ने सेल परचेज हुआ, ठीक है, अब सेल परचेज में ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, ठीक है, अब उसने ऐसी प्रॉपर्टी सेल कर दी है ए ने जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं था, क्योंकि वो ऑनर ही नहीं था, उसके पास वो प्रॉपर्टी की एंटाइटलमेंट ही नहीं थी, बट उसको लग रहा था कि उसको ये प्रॉपर्टी बाद में मिलेगी, उसके पापा की डेथ के बाद उसके पास आएगी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसने उसमें जो है बी को जो है प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, अभी उसके पास टाइटल नहीं है, इनपरफेक्ट टाइटल हुआ ना, है ना, अब बोल लो भाई। हाँ जी मैम, दोबारा बताओ। इसमें बोला गया है ना, जैसे इसमें बोला है वेयर अ पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लेसी हैज द फॉलोइंग राइट्स, नेमली। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो बंदा इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके पास अभी टाइटल ही नहीं है, वो एंटाइटल्ड ही नहीं है, ठीक है, जैसे ए ने बी के साथ प्रॉपर्टी सेल आउट करी अपनी, अभी ए को वो प्रॉपर्टी जो है, मतलब ए के पास वो प्रॉपर्टी आएगी पर उसके पापा की डेथ के बाद आएगी, उसके पापा ने उसके नाम पे वसीयत बना दी है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो वसीयत तभी आएगी ना एनफोर्स में जब उसके फादर की डेथ होगी, ठीक है, तो अगर वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बी को दे देता है बिना पापा की डेथ के हुए ही, तो अभी उसके पास टाइटल तो आया ही नहीं है, फिर भी वो अगर उस सेल आउट कर देता है तो अब जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है बी ने, वो हुआ परचेजर, है ना, तो अब उसके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे, नेक्स्ट आने वाले टाइम में उसके पास क्या क्या राइट हो जाएंगे, तो उसमें बोला गया है फर्स्ट है इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो अब इसमें जो बी है ना, जब उसके पास वो राइट आ जाएगा, जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी ना, ए के फादर की डेथ हो जाएगी, तो जब ए के पास वो राइट आ जाएगा ना, टाइटल का एंटाइटलमेंट आ जाएगी, तो बी उसको कंपेल कर सकता है कि तुम जो है इसका मेरे को अब तुम ये प्रॉपर्टी की जो एंटाइटलमेंट है वो मुझे दो, क्योंकि तुमने पहले जब दी थी तब तो तुम्हारे पास टाइटल था ही नहीं, ठीक है जी मैम, तो वो जो है कंपेल कर सकता है ए को कि मुझे इसकी एंटाइटलमेंट दो, ठीक है, जब सब्सिक्वेंटली उसके पास एंटाइटलमेंट आ जाएगी तो बी उसको कंपेल कर सकता है, ठीक है।
Next step, where the concurrence of other person is necessary for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence, and when the conveyance by other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such conveyance. अब इसमें बोला गया है कि कोई जैसे कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है बी को सेल आउट करी, ठीक है, उसने जो ये प्रॉपर्टी करी, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे मान लो ए अकेला जो है मालिक नहीं था, उसमें बी सी और डी ये 4 भाई थे जिन जो मालिक थे, ठीक है यार, तुम हाँ ना भी कर दो ना, ठीक है, लेकिन इसने अकेले नहीं प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी ना बी को। हाँ जी। तो अब इसको बी बोल सकता है, तो अब अकेला तो ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता था, है ना, लेकिन इसने उसको दे दी बी को प्रॉपर्टी अकेले, तो बी इसको कंपेल कर सकता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को इन सब की परमिशन ले, फिर मेरे को मेरे मतलब मुझे ट्रांसफ़र कर, क्योंकि इसमें बाकियों की कंसेंट लेना भी ज़रूरी है। आ रहा है समझ? सेकंड वाला कंसेंट पे है और फर्स्ट वाला जो है अगर किसी बंदे के पास सब्सिक्वेंटली अगर कोई टाइटल आता है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपेल कर सकता है कि तू इसमें मुझे दे, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आएगा भाई ये समझ लेना, क्योंकि ये बहुत टफ वाला एरिया है। जी मैम। नेक्स्ट है वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल encumbered property but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge and where necessary also a conveyance from the mortgagee। अब ये थर्ड वाला पॉइंट जो बोलता है ये बोलता है कि अगर आपने अगर जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी, ठीक है, अब ए ने जो प्रॉपर्टी दी है लेकिन ए की जो ये प्रॉपर्टी इसने इस पे पहले कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, अब इसने लोन वाली प्रॉपर्टी बी को दे दी, ठीक है, अब बी इसको ये बोल सकता है कि भाई ये लोन चुका और अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर, उसके बाद इसको प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे कर, ओके मैम, ठीक है, इसमें ये बोला गया है। नेक्स्ट है where the vendor or lessor sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit if any with interest thereon to his cost of the suit and to lien for such deposit interest and cost on the interest if any of the vendor or lessor in the property which is the subject matter of the contract। अब इसमें बोला गया है कि अगर वेंडर और लेसर जो भी जिस बंदे ने जैसे कि ए और बी है, ए की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई केस चला हुआ है ए और सी के बीच में, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी मैम। ए और सी का कोई सूट चला है, ए और सी का कोई सूट चला हुआ है और ए ने वो प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट के दौरान ही बी को मतलब दे दी है, ठीक है, जी मैम, बी को सेल आउट कर दी और इसी दौरान जो है वो ए जो है केस हार जाता है और प्रॉपर्टी चल जाती है सी को, ठीक है, जी मैम। तो अब बी उसको बोल सकता है कि भाई तू तो केस हार गया है, अब जो मैंने तेरे को इस प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए थे, इसको खरीदने के लिए जो तेरे को मैंने पैसे दिए थे भाई वो मेरे पैसे वापस कर विद इंटरेस्ट कर, समझ गए? ओके मैम। इसमें 3 बंदों की बात हो रही है, ए और सी के बीच में केस चल रहा है, इसी बीच में उसने बी को प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, बी को सेल आउट करी, इसी दौरान जो ए जो है हार जाता है केस और जो प्रॉपर्टी वो सी को चल जाती है, तो जो बी ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए इसको अर्नेस्ट मनी दी होगी तो वो उससे वापस तो मांगेगा ही ना, जी मैम, तो वो विद कॉस्ट जो है वो विद इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी जो अर्नेस्ट मनी है उसको ले सकता है, ठीक है, जी मैम।
और इसमें सेकंड क्लोज में लिखा गया द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले जो बात हो रही थी ये हो रही थी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। अब ये सारे जो प्रोविजन है ऊपर के 4 पॉइंट है ये सारे जो है मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होते हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में भी ऐसा कुछ है कि अगर बंदे के पास पहले टाइटल नहीं था और उसने दे दी, बाद में उसके पास टाइटल आया, तो वो जो है कंपेल कर सकता है, ठीक है। या फिर जो जितने ये 4 पॉइंट पढ़ाए हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। आगे समझ? जी मैम। अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये 2 सेक्शन टफ थे। चलूं आगे? जी मैम। ठीक है, आगे है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। पीछे वाले तो थे जिनको हम परफॉर्म करवा सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट थे जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती थी। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी लैंग्वेज पढ़ो जरा सेक्शन 14 की। रॉबिन पढ़ो इसकी लैंग्वेज। जी मैम। कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, नेमली सब क्लॉज ए where a party to the contract has obtained stipulated performance and contract in accordance with the provision of section 20. B. A contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. C. A contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms. And B. A contract which is in its nature determinable. हाँ, इसमें बोला गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे 100 टन ऑयल जो है 10 मार्च तक दे देना, ठीक है। अब जो बी है उसने 10 मार्च तक जो है उसको 100 टन ऑयल जो है सप्लाई नहीं करा, ठीक है। अब ए ने क्या किया, उसको वही वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था, क्योंकि उसको तो चाहिए था, उसकी तो दुकान थी, जैसे कि कुछ भी वो किसी भी चीज़ की दुकान थी जो बिना तेल के जो है चल ही नहीं सकती थी, ठीक है। अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसने सी से परफॉर्म करवा लिया, तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, उसने थर्ड पार्टी से करवा लिया, है ना। जी मैम। तो अब वो बी को कंपेल नहीं कर सकता कि तू इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर, ठीक है। जी मैम। तो इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो नहीं जा सकता अगर उसने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा लिया है तो। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोर्ट की जो है कॉन्टिन्यूस ड्यूटी रहेगी कि उसको उस मैटर को कंटिन्यूटी में सुपरवाइज करना पड़ेगा, तो कोर्ट इतना बिल्ला तो है नहीं है कि वो हर टाइम उस चीज़ को सुपरवाइज करे। तो इस ऐसे केसेस में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा जाएगा जिसमें कोर्ट की कॉन्टिन्यूस ड्यूटी रहेगी, ठीक है। मैम क्या ये समझाना चाहिए? जैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोर्ट को जो है हर टाइम उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, 24 घंटे उसको वो कोर्ट की सुपरविजन में होना चाहिए। तो अब कोर्ट इतना बिल्ला थोड़ी कि एक ही मैटर के पीछे जो है उसको सुपरवाइज करता रहे, है ना। तो कोर्ट ऐसे केसेस में भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपकी किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है, लाइक कोई जैसे तुमने मुझे बोला कि मेरे लिए पेंटिंग बना देना, अब मैं उस पेंटिंग को बना सकती हूँ, समझ लो, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में लग गई और मेरे से वो पेंटिंग हो ही नहीं पाएगी, है ना।
मेरे को ऐसी इंजरी होगी जिसकी वजह से मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा लग गई कि मैं अब उसको उस पेंटिंग को बना ही नहीं सकती। तो अब वो तो मेरे ऊपर था ना, पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर था। अब आप मेरे किसी भाई को बोलो या सिस्टर को बोलो या पेरेंट्स को बोलो कि आप भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, तो ऐसा थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि वो तो किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है ना कॉन्ट्रैक्ट। और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको भी आप ना परफॉर्म नहीं करवा सकते अगर वो परफॉर्म करने में अगर बंदा वो अनेबल हो गया तो। पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो अगर वो बंदा अनेबल हो गया उसे परफॉर्म करने के लिए, तो आप उसके लिए भी कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। अब कोई ऐसे तरह के कॉन्ट्रैक्ट है जो अकॉर्डिंग टू विल उनको जो है कैंसिल किया जा सकता है, जिनका नेचर जो है डिटर्मिनेबल टाइप का है, जिसको हम अपनी इच्छा से जो है ख़त्म कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दो पार्टनर हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फुलफिल किया या फिर नहीं भी किया, उन दोनों की अपनी मर्जी है, वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में नहीं जा पाओगे। जी मैम। ठीक है, ये इतना ही था। उसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 14A। इसमें बोला गया है पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट। अब इसमें बोला गया है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन एनी specific issue involved in the suit, it may engage one or more expert and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence including production of document on the issue। अब इसमें बोला गया कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू किसी कोर्ट के पास आ जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जिसमें हमें एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप एक्सपर्ट को जो है वो एंगेज कर सकते हो। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लाइक आप लोगों ने जैसे ए और बी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया ज़मीन से रिलेटेड ही किया, अब ज़मीन की नपाई वगैरह के लिए कोई भी बंदा थोड़ी उसके लिए एक्सपर्ट हो सकता है कि कहाँ से नापी जाती है, कैसे कैसे उसको किया जाता है ना। तो उसके लिए तो या तो कानून बता पाएगा या पटवारी बता पाएगा या तहसीलदार बता पाएगा, वही है ना उसमें एक्सपर्ट। तो इस ऐसा कोई इशू आएगा तो उसके लिए तो फिर कोर्ट किसकी असिस्टेंस लेगा, उन्हीं लोगों की लेगा जो इसमें एक्सपर्ट होंगे, है ना। तो उसके लिए जो है कोर्ट उनकी जो है कोई ऐसा इशू आ जाता है जिस पे हमें एक्सपर्ट की जो है वो लेनी ज़रूरी है, असिस्टेंस लेनी ज़रूरी है, तो वो एक्सपर्ट को जो है एंगेज कर सकता है उस इशू के लिए, और जो उसमें एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट बना के देगा उस रिपोर्ट को हम एज अ एविडेंस जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैम जो ये क्रिमिनल एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर का वो किस में लेते हैं? वो इस सेक्शन में नहीं लेते हैं, वो लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो अलग है, वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 45 के अकॉर्डिंग है। ये हम कर रहे हैं बात सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं ना, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, जो सिविल में होंगे एक्सपर्ट। हाँ, जो सिविल में होगा ना, अगर सिविल में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसमें कोई स्पेसिफिक इशू आ जाता है ना और उसमें अगर कोर्ट को असिस्टेंस लेनी है ना तो वो इस सेक्शन के अंडर लेंगे। जो सिविल में एक्सपर्ट पड़ेंगे वो, हाँ, मतलब किसी स्पेसिफिक इशू पे आपने कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है ना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो आप इसमें लोगे। ओके मैम। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सीपीसी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है सीपीसी में सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड। जी जी मैम। ठीक है। अब इसमें बोला गया है जो कोर्ट द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड असेस टू एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन। अब इसमें बोला गया कि जो पार्टीज है ना उनको अगर बोला गया है उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और अगर वो एक्सपर्ट उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगता है तो उनको उसके सामने वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है ना एक्सपर्ट,
और वो से कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो वो उनको एक्सपर्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा उन पार्टीज को, ठीक है। उसके आगे लिखा गया द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ द सूट एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट may examine the expert personally in open court on any of the matter referred to him or mentioned in his opinion or report or as to his opinion or report or as to the manner in which he has made the inspection। अब इसमें बोला गया है कि अगर जो भी एक्सपर्ट जो भी अपनी रिपोर्ट बना कर देगा ना उस मैटर पे, उस इशू पे, उस रिपोर्ट को जो है हम एक जो है फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड मानेंगे। मतलब वो उस डॉक्यूमेंट को हम एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं और जो एक्सपर्ट होगा एज अ एविडेंस उस बंदे को भी बुलाया जा सकता है और उस बंदे को भी एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। जो भी एक्सपर्ट होगा उसको कोर्ट में एग्जामिन भी किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बोला गया द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फी कॉस्ट और एक्सपेंसेस एज द कोर्ट फिक्स विच शैल बी पेबल बाय द पार्टी इन सच प्रोपोर्शन एंड एट टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। अब इसमें बोला गया जो एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा ना उस इशू के लिए उसको जो पेमेंट की जाएगी तो वो कौन करेगा, ये वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन करेगा और कितनी पेमेंट की जाएगी वो भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा। मैक्सिमम तो जो पार्टीज होती है ना दोनों पार्टीज को हाफ हाफ देना होता है प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितने पैसे देने हैं और कौन कितने पैसे देगा, ठीक है। और उसको मतलब पार्टीज ही बियर करती हैं उसका जो भी खर्चा होता है, ठीक है। आगे इतना समझ? जी मैम। ठीक है, आगे वाला पढ़ लें? जी ठीक है। अब इसमें ना सेक्शन नंबर 15 हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसको जरा पढ़ो। पढ़ो रोबिन। Except as otherwise provided by this chapter, the specific performance of a contract may be obtained by any party thereto, the representative in interest, or the principal of any party thereto, provided that more than learning skills, solvency, or any personal quality of such party is a material ingredient in the contract, or where the contract provides that his interest shall not be assigned his representative in interest, or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract unless such party has already performed his party of the contract, or the performance thereof by his representative in interest, or his principal has been accepted by the other party. C. Where the contract is a settlement on marriage or a compromise of doubtful rights between members of the same family, any personal beneficiary entitled thereunder. Where the contract has been entered into by a tenant for life in due reminderment. A reversionary in possession where the agreement is with tenant entered into with his predecessor in title and the reversionary is entitled to the benefit of such covenant. अच्छा सुनो, अब इतना रुको इतना मैं पढ़ा देती हूँ पहले। इसमें बोला गया है कि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कौन बंदा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जिसने भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो उसमें जो पार्टीज हैं वो जा सकती हैं, या फिर उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए की डेथ होगी तो ए के जो एलआरस हैं वो भी जा सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट वाला मैटर है तो उसमें जो प्रिंसिपल है एजेंट भी उसका जा सकता है। मतलब जिसको भी उसने एंटाइटल किया हो वो बंदा जा सकता है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में बोला गया फिर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑन मैरिज और कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड है ना तो उसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना वो भी उसको उसके लिए जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस लेने के लिए। हाँ जी, सी वाला बताना दोबारा। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी जो है वो हस्बैंड और वाइफ हैं, उन दोनों की शादी होगी, ठीक है।
लेकिन बी जो है वो उस शादी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। जी मैम। तो अब ए उसके लिए नहीं जा रही है उसके साथ परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर ए की कल को मान लो ए की डेथ होगी, अब बच्चे भी हैं इनके, सी और डी इनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो ए की डेथ होगी तो सी और डी भी कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाओ और इसको बोलो कि आकर हमारे साथ रहे। समझ गए? मतलब अगर सेटलमेंट ऑन मैरिज पे या कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट है तो जो उस फैमिली के मेंबर्स हैं ना, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जी मैम। मतलब इसमें मोटा मोटा यही है, इस सेक्शन का मतलब यही है कि कोई भी पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट की है वो जा सकती है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जा सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैरिज से रिलेटेड है तो मैरिज से रिलेटेड में जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं वो जा सकते हैं। और टीनेंट से रिलेटेड है तो टीनेंट की लाइफ तक तो वही जाएगा। अब उसके बाद जो बंदे, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट डी पॉइंट में अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए जो है ऑनर है, बी जो है टीनेंट है, ठीक है। अब बी की जो है डेथ हो जाती है तो ए जो है वो उसको ए के जो है सॉरी बी के जो है सी और डी जो है एक बेटा और वाइफ है, ठीक है। अब बी की डेथ होगी तो अब सी और डी जो है वो सी ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। अगर ये इनको निकाल देता है उस प्रॉपर्टी से तो ये रिमाइंडर मैन आगे ना जो आगे के बच्चे हैं तो वो भी उसको उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आ गया रिवर्सनर। रिवर्सनर मीन्स जो जैसे ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया तो सी और डी जा रहे हैं। जैसे अगर सी और डी मान लो इसके फादर और मदर होते हैं, बी के पापा वगैरह होते, पापा मम्मी होते, पहले तो बच्चे आए ना रिमाइंडर मैन में, रिवर्सनर में आ जाएंगे जैसे पेरेंट्स आ गए, फादर मदर जो हैं वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ? और इसमें ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में अगर कोई ऐसी किसी बंदे ने ए और बी ने जो है पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, पार्टनरशिप में करा हुआ है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर वो बाद में जो है ए और बी जो है सी और डी के साथ जो है मिल जाते हैं, मतलब ये 4 बंदे हो जाते हैं पार्टनरशिप में, तो अब ये सी और डी जो है ये भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सी और डी भी उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कंपनी से रिलेटेड है तो एक कंपनी जो है अगर वो नई कंपनी में के साथ मिल जाती है तो नई कंपनी वाले बंदे भी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं अगर पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, ठीक है। तो इसमें ये सब ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं वैसे, बट ये इसमें मोटा मोटा, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम कल पढ़ लेंगे, पर्सनल बार्स टू रिलीफ, ठीक है। यहाँ तक आया समझ, क्योंकि ये थोड़ा टफ लैंग्वेज है, आ गया ना। तो बाकी का कल पढ़ लेंगे। एक बार मैं पीछे वाला रिवाइज करवा दूं? ठीक है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये जो एनफोर्स में आया है ये आया है 1 मार्च 1964 में, है ना। और इसको जो प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी वो मिली थी 13 दिसंबर 1963 को, ठीक है। और ये जो लॉ है ये सिर्फ सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ की बात करता है, ये हर तरह के रिलीफ को कवर नहीं करता है, ये कुछ तरह के रिलीफ हैं जिनको कवर करता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड है कंसोलिडेटिंग मिसिंग है। और इस एक्ट को जो है ये जो है हम अदर एक्ट के साथ पढ़ते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, तो ये एक्ट जो है उन एक्ट्स के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसमें ये है कि ये जो है इंडिविजुअल सिविल राइट्स की बात करता है, ये कोई हमें पिनल लॉ के पर्पस, इसका पर्पस पिनल लॉ एनफोर्स कराना नहीं है, सिर्फ सिविल राइट्स को ही एनफोर्स करवाना है, ठीक है।
इसमें हमने सेक्शन नंबर 5 और 6 पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। अगर कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसको अगर रिकवर करना है तो उसके लिए हमें सीपीसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है ना, सीपीसी को अवेल करना पड़ता है। लेकिन अगर इसका सेक्शन 6 बोलता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जैसे कि ए और बी है, ए जो है ऑनर है, बी जो है टेनेंट है, और बी को जो है उस प्रॉपर्टी से जो है डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो वो बंदा जो है और उस बंदे की कंसेंट के बिना उसको डिस्पोजेस किया है, तो वो बंदा जो है विद इन 6 मंथ जो है कोर्ट में जा सकता है और डिक्री ले सकता है, चाहे उसके पास टाइटल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेक्शन 6 का सूट है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें जो भी इस केस में जो भी डिक्री आएगी उस केस की ना तो अपील हो सकती है ना ही रिव्यू हो सकता है, सिर्फ रिवीजन ही फाइल की जा सकती है। ठीक है, 7 और 8 जो है वो बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी में है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा है कि अगर आपको किसी ने थोड़े टाइम के लिए भी अगर उसका प्रॉपर्टी को दिया और आपसे वो कोई बंदा चुरा कर ले जाता है, तो आपके पास भी राइट होगा कि आप उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऑनर ही जाएगा, जिस बंदे को इसका पोजेशन दिया गया चाहे थोड़ी देर के लिए दिया है तो वो भी इसमें जो है क्लेम कर सकता है। ठीक है यार, हाँ ना भी बोल दो। हाँ जी मैम, मैंने तो कल बोली ये वाला है ना। और इसमें बोला गया है कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे, तो इसमें बोला गया है सेक्शन 11 क्लॉज 2, 14 और 16। जैसे कि मैंने बताया गया, अगर आपने थर्ड पार्टी से करवा लिया या कोर्ट की सुपरविज़न की ड्यूटी है कॉन्टीन्यूटी में, या फिर आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे, या फिर कोई ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने अपनी पावर को एक्सेस करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसको लिमिटेड पावर दी गई है लेकिन उसने जो है एक्सेस में जाकर जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो उसके लिए भी हम जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते हैं। तो इसमें यही है। ठीक है, बाकी हमने आज पढ़ लिया है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके।